Hello everyone and once again welcome to my YouTube channel Destination Success। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यही चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी हिंदी मीडियम में भी करवा चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो आप उसको हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेम चैप्टर इंग्लिश मीडियम में। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो भी एलिमेंट्स हमारे पास अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा था अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग डिविजन्स में, उसी के बारे में ये चैप्टर है। सो मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, कि हमारे पास जो भी मैटर है वो किस किस फॉर्म में है, या तो एलिमेंट्स की फॉर्म में है, कंपाउंड्स की फॉर्म में है, या फिर मिक्सचर्स की फॉर्म में है। These elements are substances containing atoms of only one type, मतलब ये कैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनमें एटम्स होते हैं सिर्फ एक ही टाइप के, जैसे कि Na, सोडियम, मैग्नीशियम, Au एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है, एक ही टाइप के मेटल आपको एटम जो होता है फाउंड होता है, कोई मिक्सचर इसमें नहीं होता। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस, अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो है वो मिल गए हैं। और अब तक अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, या कुछ कंपाउंड्स या कुछ मिक्सचर ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक हमारे डिस्कवर हो चुके हैं। तो 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, और ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और हर एक एलिमेंट जो है उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, अलग कुछ उसमें नया है। उसके बाद हमारा आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, की जो एलिमेंट्स हमें 118 मिल चुके हैं इसका किस तरीके से पीरियड के तौर पर या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसमें करा हुआ है। तो बेसिकली पिछले टाइम से लेकर अब तक काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग अपनी चीज़ें दी हैं, अपने थॉट्स दिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर। बट इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। 3 हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दी थी, और जो चौथी है या जो लास्ट वन है वो हमारी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम अब तक पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला हमारा डॉबरनर स्ट्रेड है। डॉबरनर नाम का साइंटिस्ट था जिसने अपना एक थॉट दिया था इसके ऊपर, या फिर अपना एक लॉ कह सकते हो आप, जिसको हम कहते हैं डॉबरनर स्ट्रेट, जिसके बारे में डीपली आप चैप्टर में पढ़ोगे। दूसरा आपका है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। इन दोनों के ही जो लॉस थे या इन दोनों की जो भी थॉट्स थे उनमें कुछ ना कुछ आपकी लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इन दोनों की ही जो पीरियोडिक टेबल थी उसको यूनिवर्सल तौर पे नहीं माना गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों की ही लिमिटेशंस को पूरा करते हुए हमारा आई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेंडलीव ने क्या करा, जो भी डॉबरनर के और न्यूलैंड के लिमिटेशंस थी सबको पूरा करने की कोशिश करी। बट उसके बावजूद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, जिसकी वजह से हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को भी अब तक हम नहीं पढ़ते हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो भी लिमिटेशंस थी सबको हमने पूरा कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम आज तक पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अब तक कोई लिमिटेशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसी के बारे में सारा चैप्टर है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, काफी बार क्वेश्चन आपके पेपर में आता भी है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। हम हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग है, हम हर एक एलिमेंट को अलग पढ़ सकते हैं। तो क्या जरूरत थी कि इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना अपना हार्डवर्क करा, इतना टाइम लगाया और अब इनकी क्लासिफिकेशन करी। तो बेसिकली जरूरत क्या थी इन्हें ये सब करने की, ये क्वेश्चन आता है। टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स ईजी, ताकि हम इन एलिमेंट्स को ईजिली पढ़ पाए। These elements have been divided into few groups in such a way that the elements in the same group have similar properties, ताकि इनकी पढ़ाई इजी हो जाए, इनके बारे में पढ़ना इजी हो जाए। इसीलिए इन एलिमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करा गया है कि हर एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सेम पाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास होती है, क्लासरूम में एक ग्रुप बनाया जाता है बच्चों का। उस ग्रुप में क्या होता है, मैम क्या करती है, अच्छे अच्छे बच्चों को एक साथ रखती है, जो थोड़े मीडियम बच्चे होते हैं उनको एक साथ रखती है, जो नालायक बच्चे होते हैं उनको एक साथ रखती है।
तो टीचर का पर्सपेक्टिव क्या होता है ये करने का, ये होता है कि अगर बाहर से कोई और दूसरा पर्सन आता है तो उसको पता चल जाए कि हाँ इस ग्रुप में सारे अच्छे बच्चे हैं ये कर लेंगे, इस ग्रुप में मीडियम बच्चे हैं थोड़ी मेहनत चाहिए ये कर लेंगे, और इस ग्रुप में नालायक बच्चे जो पढ़ेंगे ही नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर इन्होंने करी थी इस क्लासिफिकेशन में, कि एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया था अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि इनकी जो पढ़ाई है वो ईजी हो जाए। उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं जो भी आपके लॉज बनाए गए थे वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा डॉबरिनर्स ट्रेड। डॉबरिनर, जैसे मैं आपको बताया, डॉबरिनर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपना एक थॉट दिया था डॉबरिनर्स ट्रेड के नाम से, जिसको हम जानते हैं। यहाँ पर ट्रेड का मतलब होता है आपका 3। तो बेसिकली डॉबरिनर ने क्या कहा था, when the elements were arranged in order of their increasing atomic masses, मतलब जब भी हम किसी एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाएंगे, तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट जिसको हम ट्रेड के, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ट्रेड मतलब क्या होता है 3, तो हमें ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी क्या होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। And the atomic mass of middle element of the trade was roughly the average of atomic masses of other 2 elements। ये इतनी गंदी सी लाइन आपको दिखी, इसको हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल जो डॉबरिनर ट्रेड में लिया गया है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स उसने निकाले थे, Ca, Sr और Ba। इसने क्या कहा था कि जो ये 3 एलिमेंट्स इसको मिले हैं जिसको हम ट्रेड कहते हैं, तो बेसिकली इसमें था क्या कि जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी क्या होगी, सबसे पहले तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी तीनों की, और दूसरा कि जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले का एटॉमिक मास का जो भी एवरेज होगा वो मिडल वाले के बराबर होगा। मतलब अगर आप 40.1 को प्लस करोगे 137.3 से और इसको डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। तो ये डॉबरिनर का ट्रेड था, कि मतलब इसने 2 बात बोली थी कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाते हो, तो जो भी आपको 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स मिलेंगे, सबसे पहली तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एंड दूसरा इनके फर्स्ट और थर्ड वाले का जो एवरेज होगा वो मिडिल वाले के बराबर होगा। तो बेसिकली आपको इसमें डेफिनेशन याद रखनी है, इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है, और इसकी लिमिटेशन जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि जो 3 आपके लॉज हैं, डॉबरिनर का ट्रेड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन तीनों में से 101% तीनों में से एक ना एक पेपर में आती ही आती है, तो आपको तीनों याद होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं लिमिटेशन, कि इसकी जो डॉबरिनर ने इतनी अच्छी बात बता दी थी, इतनी इजीली उसने निकाल दी, क्लासिफाई कर दिया, तो हमने उसको माना क्यों नहीं। तो बेसिकली इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसका जो लॉ था वो नहीं चला। ओनली 3 ट्रेड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनमें से सिर्फ उसको 3 ही ट्रेड मिले, मतलब 3 ही ग्रुप मिले, और जो बाकी के एलिमेंट्स थे वो इसकी इस प्रॉपर्टी में फिट नहीं हो पाए। जब उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया गया तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही नहीं मिली। तो बेसिकली इसके 3 ही ये ट्रेड्स थे, 3 ही ग्रुप इसको मिल पाए, इसके बाद का कोई भी एलिमेंट इसकी इस प्रॉपर्टी में फिट नहीं हो पाया। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी। दूसरा हमारा आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। जैसे कि ट्रेड का मतलब 3 था, ऐसे ही ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो न्यूलैंड ने ये बात बोली थी कि न्यूलैंड अरेंज्ड देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसने भी किस पर ध्यान दिया, एटॉमिक मास पर। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो डॉबरिनर था और जो न्यूलैंड था, दोनों का फोकस किस पर था, एटॉमिक मास पर था। इन्होंने एटॉमिक मास को बेस रखा किसी भी चीज के क्लासिफिकेशन के लिए। तो वापस आते न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव पर। न्यूलैंड ने क्या बोला कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाते हो, तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं हर एक एलिमेंट की सिमिलर होती है फर्स्ट वाले के बराबर। मतलब जैसे आपका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमने लगाया कैसे है, इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को लगा दिया। तो होगा क्या कि जो पहले वाले की प्रॉपर्टी होगी ना, वही सेम प्रॉपर्टी आपकी 8th वाले की होगी। 8 है ना इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसके कहने का मतलब यही था कि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो हर 8 एलिमेंट के बाद रिपीट होती रहती हैं।
उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। अगर हम लिथियम से देखें तो एट्थ एलिमेंट आपका क्या आता है, सोडियम आता है, जिसकी प्रॉपर्टीज इसके बराबर होंगी बिल्कुल लिथियम के जैसी। तो मतलब हर एक एट्थ एलिमेंट के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती रहती है। इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये इसकी पूरी टेबल बना के दी हुई है, आपको ये टेबल याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल करवाया था लिथियम और सोडियम का, कि लिथियम ये रहा आपका, लिथियम आपका ये है, इसका एट्थ एलिमेंट क्या होगा आपका, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। ऐसे अगर हम सोडियम देखें तो एट्थ एलिमेंट क्या है आपका, पोटेशियम। तो जो सोडियम की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, सेम प्रॉपर्टीज आपकी पोटेशियम की होंगी। ऐसे ही हर एट्थ एलिमेंट के बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं, ये न्यूलैंड ने कहा था। अब बात ये आती है कि जब न्यूलैंड ने डॉबनर की बात को पूरा कर दिया, मतलब डॉबनर का क्या था कि सारे एलिमेंट्स फिट नहीं हो पाए थे, तो न्यूलैंड ने क्या करा, जो उसने अपनी लॉ दिया या अपना जो भी प्रॉपर्टीज उसने बताई चीज़ों की, एलिमेंट्स की, जब इसने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फिट कर दिए अपनी टेबल में, उसके बावजूद हमने इसकी बात को क्यों नहीं माना। तो सबसे पहला आता है इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, मतलब सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट्स थे कैल्शियम तक के, उन पर ये लॉ एप्लीकेबल हो पाया। कैल्शियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स थे, सारे के साथ जो भी एलिमेंट्स इसमें इसने बताए थे, उन सब पे ये लॉ फिट नहीं हो पाया। सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन थी वो ये थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि मतलब जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए इनके बाद वो इस लॉ में नहीं फिट हो पाए। थर्ड, टू फिट द एलिमेंट इनटू हिज टेबल, मतलब एलिमेंट्स को अपनी टेबल में फिट करने के लिए इसने क्या करा, न्यूलैंड ने ऐसे दो एलिमेंट्स को भी एक साथ रख दिया जिन जो ना तो प्रॉपर्टीज में सेम थे और ना ही उनका जो एटॉमिक मास था वो सेम था, या फिर एटॉमिक मास इंक्रीज साइज के हिसाब से भी नहीं था। मतलब जबरदस्ती से टेबल में चीज़ों को घुसाने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को भी साथ में रख दिया जिनका कोई आपस में लेना देना नहीं था, जो बिल्कुल अनलाइक एलिमेंट्स थे। तो ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट हमारा आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में भी, कि जो भी डॉबनर की और जो भी न्यूलैंड की लिमिटेशंस थी, सारी की सारी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पूरी करने की कोशिश करी थी। डॉबनर और न्यूलैंड दोनों ने ही किस पे ध्यान दिया था, किसको बेस माना था, एटॉमिक मास को। तो मेंडलीव ने क्या बोला कि डॉबनर और न्यूलैंड दोनों ही पागल हैं जो एटॉमिक मास के पीछे भाग रहे हैं, मैं जाऊंगा एटॉमिक नंबर के पीछे। तो इसने क्या बोला, when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, तो मतलब इसने पहले किस पे ध्यान देता है, एटॉमिक मास पर, एटॉमिक नंबर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव में नहीं है। तो मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास पर ही ध्यान दिया। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स, की मतलब जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो एक रेगुलर इंटरवल पे आपको दिख जाएंगे। एंड द प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, और मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसका फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक मास का। मतलब इन शॉर्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, उनके एटॉमिक मास पर। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, की इसने भी जो भी पीरियोडिक टेबल थी उसको किस पे बेस रखा, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसने अपनी क्लासिफिकेशन जो थी वो करी थी। इसकी टेबल में 6 पीरियड्स हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और 8 ग्रुप्स हैं, मतलब वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स इस टाइप के होते हैं ऐसे, और रोज इस टाइप की होती हैं। तो मतलब 6 पीरियड्स थे, मतलब रोज थी, और 8 ग्रुप्स थे जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये चीज़ कई बार आपसे पेपर में पूछ भी लेते हैं एक नंबर में, कि कितने पीरियड से कितने ग्रुप से मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो इसको याद रख लेना कि 6 और 8 थे। उसके बाद आती है हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जो ये बनी हुई है, ये इतनी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इस पर इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, आपको उसका नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये सब याद करना है कि क्या इसमें था क्या नहीं था, और ना ही आपको जो पूरी की पूरी टेबल आपको यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा अपने फ़ोन को आप टिल्ट कर लीजिएगा, जो आपको टेबल दिख रही है आपको ये भी याद नहीं करनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में वही करवाऊंगी, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको छोड़ते हुए चले, क्योंकि हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी वही है कि जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको आएगा आप वही याद कर लो। तो बेसिकली आपको सिर्फ स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम पोटेशियम तक, आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। 20 एलिमेंट्स जो हैं आपके हाइड्रोजन से लेकर
कैल्शियम तक, कैल्शियम पोटेशियम जो आपका है Ca और K, आपको वहीं तक के एलिमेंट्स याद रखने हैं, ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। दूसरा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब जिसने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें ये बात कही गई थी कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास के बदले। तो मतलब एटॉमिक मास को नहीं देखना, हमें किसको देखना है, एटॉमिक नंबर को देखना है, और एटॉमिक नंबर को देखते हुए हमें क्लासिफिकेशन करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया था, उसने ये बात बोली थी कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की, उसका बेस क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर। और जो भी मेंडलीव की लिमिटेशंस थी वो सारी की सारी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरी हो। तो इसके बाद आती है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थी। सबसे पहले इसमें बताया गया है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये थोड़ा आपका गैप आ गया है टॉपिक में कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके क्या क्या मेरिट्स थे। आपको सबसे पहले तो आपको यही लिखना है इसमें कि जो भी डॉबरर के और जो भी न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस थी वो सारे इसमें पूरे हो चुके थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। दूसरा, मेंडलीव ने क्या करा था, कुछ गैप छोड़े थे उन एलिमेंट्स के लिए जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे। ये गैप उसने क्यों छोड़ा, ताकि अगर फ्यूचर में जाकर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो उस गैप में रखा जा सके बिना किसी टेबल को डिस्टर्ब करे। दूसरा, प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हम इजीली किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते थे उसके आसपास वाले एलिमेंट को देखकर या फिर उसकी पोजीशन को देखकर। थर्ड, accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original arrangement। मतलब जो भी नोबल गैस डिस्कवर हो बाद में हम उसको अपनी टेबल में फिट कर सके बिना किसी टेबल को डिस्टर्ब करें। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे। उसके बाद आती है हमारी लिमिटेशंस की। इतनी सारी मेरिट्स के बावजूद और इतनी सारी लिमिटेशंस कवर होने के बावजूद हमने मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी उसको अब तक क्यों नहीं माना। तो सबसे पहली लिमिटेशन यही थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी उसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो एक्सप्लेन्ड नहीं थी कि उसने इस एलिमेंट को क्यों रखा यहाँ पर। सेकेंड, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन था वो काफ़ी सारी पोजीशंस उस टेबल में ऑक्यूपाई कर सकता था क्योंकि वो एलिमेंट था। दूसरा, वो नोबल गैस में भी आ सकता था। तो जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स्ड नहीं थी। एंड थर्ड, रॉन्ग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जैसे कि हमने देखा था कि मेंडलीव ने क्या करा, किसी भी एलिमेंट को अपनी टेबल में फिट करने के लिए एटॉमिक मास का सही से जो उसने कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाना है, तो कुछ एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं लगाए थे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसने नहीं दी थी कि उसने ऐसा क्यों नहीं करा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। मेरिट और लिमिटेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंडलीव की और जो कई बार पेपर में आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं है क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जो है हमारा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि जो जो एलिमेंट आपकी या जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर अप टू डाउन जाओगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इसी बेस पर आता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप टॉप टू डाउन जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से आपसे नहीं पूछा जाता। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 101% आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आता है तो आपका इसी टेबल में से आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, साइज ऑफ एन एटम। जो भी एटम का साइज होता है उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। तो वेरिएशन अक्रॉस पीरियड, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स है, जो उनका न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहता है और जैसे चार्ज बढ़ेगा तो उनके बीच का जो गैप है वो कम होता रहेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, वेरिएशन अलोंग ग्रुप। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको
इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये भी पूछता है आपसे। दूसरा हमारा आता है वेरिएशन अलोंग ग्रुप। अगर आप टॉप टू डाउन जाओगे तो एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप टॉप टू डाउन जाते हो किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है शेल्स के बीच में वो बढ़ता रहता है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे साइज ऑफ एटम भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है मेटालिक कैरेक्टर, कि मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है आपके जब आप लेफ्ट टू राइट जाओ। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कम होती रहती है। मतलब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो एक एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जगह इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होती है। तो बेसिकली मेटालिक प्रॉपर्टी होती क्या है, एक एलिमेंट कितनी जल्दी या कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, तो वो मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स होती है वो भी डिक्रीज होती है। ऐसे ही जब आप टॉप टू डाउन जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आपकी जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ती रहती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उतनी अच्छी मेटालिक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद थर्ड और लास्ट हमारी आती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट गेन कर सकता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता रहता है। क्यों इंक्रीज होता रहता है? क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होती रहती है। और टॉप टू डाउन जाओगे तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स भी आपकी डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है। इसी के साथ ये आपका टॉपिक या जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी ये आपकी सपोर्ट मटेरियल से थी, जो सीबीएसई ने अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया हुआ है। और ये सपोर्ट मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में भी गूगल पे मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। तो बेसिकली ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो के बाहर से कोई भी पेपर देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस, एंड होप यू लाइक द वीडियो।